नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था जिसका उत्तर आपको लिखना था। आज की इस वीडियो में मैं उस प्रश्न का उत्तर दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है। दो तरीके से मैंने उसका आंसर लिखा है और इसी वीडियो में लास्ट में आज के लिए आपको प्रश्न दूंगा और बताऊंगा कि इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये जो सीरीज़ चल रही है इसको आप सिर्फ आंसर राइटिंग सीरीज़ के रूप में मत देखिए। इसमें आपका डेली एक टॉपिक भी अच्छे से तैयार होगा मुख्य परीक्षा के नज़रिए से, यानी कि आप एक टॉपिक भी पढ़ रहे हैं डेली, हर रोज़, और उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरह से उत्तर लिखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, कल की वीडियो में पहला दिन लिखा था तो यहाँ पे एक क्यों लिखा है इसकी वजह यह है कि उस प्रश्न का उत्तर आज, मतलब पहले प्रश्न का उत्तर आज यहाँ पे इस वीडियो में दिखेगा। तो इस तरह से आज से 1 2 3 4 ये सीरीज़ शुरू होगी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो प्रश्न कल मैंने दिया था उसका उत्तर मैंने कैसे लिखा है। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूँ, कभी भी मैं इस बात का दावा नहीं करूँगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए कि मेरा उत्तर सबसे ज़्यादा अच्छा है, मेरा उत्तर परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता। हर प्रश्न को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग हो सकता है। मेरे देखने का नज़रिया हो सकता है कि आपसे थोड़ा अलग हो, आपका अपने तरीके से कुछ हो सकता है। तो हम इस बात का दावा नहीं करेंगे कि हमारा सबसे बेस्ट आंसर है। बस एक चीज़ है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसकी डिमांड को हम कितना पूरा कर पा रहे हैं, यही बात मायने रखती है। आपकी राइटिंग मुझसे अच्छी हो सकती है, मेरी राइटिंग कैसी है अभी आप देख रहे हैं। हालांकि जब कल मैंने लिखना शुरू किया, काफ़ी लंबे समय बाद लिखना शुरू किया, तो मुझे फ़र्क महसूस हो रहा था कि हाँ अभी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं आ रही। लेकिन लगातार अब प्रैक्टिस में चीज़ें होंगी, आपको लिख के दिखाना है तो राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो आप कई मायनों में मुझसे बेहतर भी हो सकते हैं, कई मायनों में आपको मुझसे सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, मुझे भी और आपको भी, कि मेरा बेस्ट है। और कभी भी इस तरह की बीमारी नहीं पकड़नी चाहिए कि अरे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, मैं तो उस तरह से सोच ही नहीं पा रहा हूँ, सोच ही नहीं पा रही हूँ जैसे सर सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। धीरे धीरे हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। हमारी हैंड राइटिंग, सोचने का तरीका, आंसर लिखने का तरीका, हर चीज़ धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। और आगे चल के मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि जो उत्तर आप लिख रहे हैं उसको खुद कैसे आप जांचेंगे, कैसे समझेंगे कि इसका उत्तर हमने ठीक लिखा है। हालांकि मेरे आंसर देख के आप काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह का उत्तर अगर लिखा जाए तो अच्छा माना जा सकता है। ठीक है जी, चलिए दिखाता हूँ आंसर। कल का ये प्रश्न था, इसको मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा है। प्रश्न जब मैं दे रहा था वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। एक चीज़ देखने वालों में दो तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग मेरी हैंडराइटिंग के आधार पर मुझे जज करने की कोशिश करेंगे। मेरा सलाह है, अगर आपका ध्यान इस पर ज़्यादा जा रहा है तो इस सीरीज़ में जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आंसर में लिखा गया है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अदरवाइज़ आप देखेंगे समझने लायक तो है, इतनी ख़राब भी हैंडराइटिंग नहीं है, समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को दो तरीके से देखा जा सकता है, दो तरीके से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। एक अभी आपके सामने है, इसी प्रश्न को दोबारा भी आप देखेंगे आगे, दोबारा मैंने लिखा है, दोबारा उसका उत्तर लिखा है। आप सोचिए कि आपने इस प्रश्न को लेकर कौन सा तरीका अपनाया और जो आपने उत्तर लिखा है उससे मेरा कितना अलग है। हो सकता है कई पॉइंट्स आप देखेंगे आपके बेहतर है मेरे से, अच्छी बात है। कई जगह आपको लगेगा कि सर ने ज़्यादा बढ़िया सोचा है, मुझे इस पर सोचना चाहिए था। यही तो सीखना है, यही तो करना है। देखिए, अब इंट्रोडक्शन की बात अगर करें तो इस तरह से इंट्रोडक्शन की शुरुआत करना कभी कभी बड़ा अच्छा माना जाता है कि आप कुछ आंकड़े प्रस्तुत करें ताकि एक मतलब तथ्यपरक उत्तर बने कि आप जो बात कह रहे हैं ना सबूत के साथ कह रहे हैं। क्या लिखा है मैंने, दो लाइनें लिखी हैं। वर्तमान समय में भारत में शहरीकरण में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर कितना था, 31.1% था। और एक अनुमान के अनुसार 2050 तक भारत में शहरी आबादी में 416 मिलियन की वृद्धि होगी। ये हमने इंट्रोडक्शन लिखा है और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि तीव्र शहरीकरण हो रहा है, तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने इस आंसर में चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताने लग जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगला जो आंसर आएगा
वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों को हमें हाईलाइट करना होता है। ठीक है, आप खुद से गेस करिए कि फ़िलहाल इस इंट्रोडक्शन में क्या हाईलाइट करने लायक था। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन बॉडी पे आते हैं। यहाँ एक चीज़ सीखिए, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं और वहाँ से पैराग्राफ चेंज करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा जो टॉपर्स होते हैं, टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जब जाते हैं तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी ऊपर कुछ और लिखा था और अचानक से कहाँ का कहाँ पहुँच गए। ठीक है ना। तो आप देखिए, ये जो लाइन लिखी गई है नीचे, ये लाइन, और एक अनुमान के अनुसार 2050 तक इतनी वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए कितनी सफाई से हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं, जैसे लगेगा क्या बात वही चल रही है। हालांकि इस बढ़ते शहरीकरण के विभिन्न पहलू हैं, देखा एकदम इसी पे बात हो रही है, हमने पैराग्राफ चेंज किया। हालांकि और इस तरह के शब्द से जब हम नए पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तो ऊपर वाले से कनेक्शन बना रहता है। ऊपर वाले से मतलब भगवान से नहीं, ये ऊपर वाले पैराग्राफ से। ठीक है, तो ये है। और हालांकि इस बढ़ते शहरीकरण के विभिन्न पहलू हैं जिनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम दिखाई देते हैं। अब इस लाइन में देखिए बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। एक समझदार एग्जामिनर जब होगा तो वो समझ जाएगा कि इस लाइन में आप कहना क्या चाहते हैं, कि इस बढ़ते शहरीकरण के विभिन्न पहलू हैं। आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे पहलू हैं, उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत में इसने अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म दिया है। आप यहाँ ये बता रहे हैं कि देखिए सिर्फ सामाजिक पहलू नहीं है शहरीकरण के, और भी पहलू हैं, लेकिन आपने पूछा ही है यही सामाजिक समस्याओं पे, तो हम यही बताएंगे। ठीक है, तो आपने हिंट भी दे दिया कि आप बाकी चीज़ों को भी जानते हैं और सीधे पॉइंट पे भी आ गए कि हाँ ये जो है सामाजिक समस्याओं की बात होनी है। अब इसने कुछ सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट क्या है, तेज़ी से शहरी आबादी में वृद्धि होने से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। ज़्यादा लोग आ रहे हैं शहरों में और इसका प्रभाव परिवहन पे, इसका प्रभाव जो है परिवहन पे पड़ रहा है। बसों में, मेट्रो में ठूस ठूस के लोग भरे रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पे पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाने पे जगह नहीं मिलती हैं, बेड नहीं मिलता। अभी कोरोना आया था तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और खाद्य आपूर्ति जैसी जो सुविधाएं हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है। कई बार खाद्यान्न, सब्जियां और ये सारी चीज़ें अचानक से महंगे पड़ जाते हैं क्योंकि उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सुविधाओं पर इस जनसंख्या वृद्धि का दबाव पड़ रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे और समस्याएं निकल के आती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं जो कि मैंने लिखा है, जितनी तीव्रता से शहरी आबादी में वृद्धि हो रही है उस स्तर पर आवास नहीं है, घर उतनी उस लेवल पे नहीं बन पा रहे हैं उतनी तेज़ी से। देखिए दो नज़रिए से आप देख सकते हैं। एक तो वो है, आगे लिखा भी है कि नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए आवास नहीं है। जो लोग पैसे वाले भी हैं ना, उनके लिए भी फ्लैट, आप देखेंगे नए नए फ्लैट बनते हैं तो वो मिलना आसान नहीं होता है। अगर आप शहरों में रह रहे हैं, आपके पास मतलब आपकी फैमिली ठीक ठाक है, फ्लैट वगैरह में रह रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि इतना आसानी से भी ये नहीं मिलता पैसे होने के बावजूद। तो आवास उतनी आसानी से नहीं मिल पाते, उससे अलग तरह की कई तरह की समस्याएं होती हैं। और जब उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ है तीसरा, दूसरे से इसका कनेक्शन है तीसरा। एक मिनट, तीसरा देखिए ज़रा, बहुत से गरीब लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, जो आर्थिक सीमाओं के कारण, मतलब पैसे नहीं है और कई सारे, जैसे अब रूम में नहीं रह सकते, रूम लेके रेंट पे नहीं रह सकते, पैसे नहीं है उनके पास, तो एक तरह की आर्थिक सीमा होगी ना। आर्थिक सीमाओं के कारण मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बन जा रही हैं। यहाँ पे एक आंकड़े का इस्तेमाल मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको नोट दिया था उसमें बात लिखी थी कि भारत में लगभग 65% जो शहर है ना, उनकी बाहरी हिस्सों में झुग्गियाँ बसी हुई हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं वहाँ भी देख सकते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं वहाँ भी देख सकते हैं, मुंबई में है वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके बाद एक और समस्या है, चौथी बात, बढ़ती भीड़ तथा बढ़ता प्रदूषण अनेक बीमारियों का कारण बन रहा है। यह कई प्रकार से मानव संसाधन को हानि पहुंचाता है। अब भीड़ बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कचरे का निपटान नहीं हो रहा है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि पहाड़ बने हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बने, दूर से दिखाई देता है। और वहाँ जब कभी कभी आग लग जाती है तो पूरे काफ़ी बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण और बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। उससे कई तरह की समस्याएं, फेफड़े की समस्या, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और महामारी अगर फैल जाए छुआछूत टाइप का, तब तो पूछिए ही मत। जैसे कोरोना है, अब कोरोना फैला तो शहरों में तेज़ी से फैला,
समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से कई तरह से नुकसान होता है और मानव संसाधन को नुकसान तो होगा ही। मानव संसाधन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे इंसान पढ़ लिख करके या स्वस्थ रह करके अपने आप को इस संसाधन के रूप में ही तैयार करता है, ठीक है, ताकि वो कुछ आर्थिक व्यवस्था में योगदान दे सके, पॉलिटिक्स में कुछ योगदान दे सके, एजुकेशन में बेहतर कुछ कर सके। अब वो बीमारी से ग्रसित हो गया तो क्या कर लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है। और पाँचवीं बात क्या है, पाँचवीं बात है कि शहरी जीवन शैली में व्यक्तिवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, फिल्मों वगैरह में भी आप अक्सर देखते हैं। एक सामान्य सी बात, एक समान ट्रेंड है और इससे क्या हो रहा है, सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक संबंधों में पारिवारिक संबंध भी शामिल हैं और पड़ोसी से संबंध भी शामिल है। अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है इससे ज़्यादा लेना देना लोगों को नहीं होता। गांव में क्या है, गांव में कोई फंक्शन है, किसी की शादी है तो पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कोई किसी के यहाँ कोई दुखद घटना घट गई तो भी गांव पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक तरह का वो जीवंत संबंध है, सामाजिक संबंध। शहरों में ऐसा नहीं दिखता, ये भी एक समस्या है। ये एक तरह से हम कहें कि कल्चर का नुकसान होता है इससे, जो हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको इससे नुकसान होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हमने गिना दिए, ठीक है। आपके पास इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति मेहमान आया है, वो खाना आपसे मांग रहा है, मांग नहीं रहा, आपको देना ही है, तो आपने देखा कि दाल तो बहुत अच्छी बनी है, तो क्या आप पूरी थाली में सिर्फ दाल ही दे देंगे? ऐसा तो है नहीं। कहने का मतलब ये कि जिस टॉपिक को मतलब पूछा गया है उस पर कोई खास एंगल आपको बहुत अच्छे से तैयार है, तो क्या सिर्फ वही लिख देंगे? ध्यान देने वाली बात है, संतुलन बनाना पड़ता है। मेन बॉडी में ये 5 बातें पर्याप्त हैं। आपके पास और भी है तो इस पर से किसी को रिप्लेस करके या 2-4 पॉइंट और लिख सकते थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम शब्द सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, तो चलेगा। आप जो लिख रहे हैं फ़िलहाल लिखने की शुरुआत तो करिए। इसके बाद एक अगला एंगल बनता है जो कि पूछा नहीं गया डायरेक्ट, ये अंतर्निहित है। यहाँ से पता चलता है कि आप यूपीएससी को कितना समझ रहे हैं और प्रश्न के डिमांड को कितना समझ रहे हैं। समस्याएं गिना देना कोई एक सिविल सेवक की कोई मतलब अच्छी पहचान नहीं है, जब तक कि वो उस समस्या के समाधान की ओर इशारा ना करे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पूछा गया उसी पे बात करनी है, लेकिन इशारा तो कर सकते हैं ना। जैसे एक लाइन में पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है, यद्यपि भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ सराहनीय प्रयास भी किए हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है शहरी वाला, अमृत मिशन है आदि, इस तरह की योजनाएं सरकार लेके आई है। लेकिन अब देखिए कंक्लूजन के तौर पर यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे निष्कर्ष लिखना ज़रूरी नहीं है। आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लास्ट का पैराग्राफ माना जाता है कि आपने निष्कर्ष में ही कुछ न कुछ लिखा होगा। और निष्कर्ष क्या है देखिए, लेकिन सतत शहरी विकास के लिए कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। वो कौन से पहलू हैं? जैसे कि भारत में प्रवास का उचित प्रबंधन करने की ज़रूरत है। जो लोग आ रहे हैं गांव से शहरों की ओर, उस प्रवास को मैनेज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उसे रोक दिया जाना चाहिए, ज़रूरी भी है, उसके फ़ायदे नुकसान सब होते हैं, तो इसका प्रबंधन होना चाहिए। शहरी जनसंख्या का उचित डाटा प्रबंधन हो, शहर में किस हिस्से में किस तरह के लोग, कितने लोग रह रहे हैं, वो जब हमें पता चलेगा उनकी क्या ज़रूरतें हैं, तभी तो उस पर हम योजनाएं बना पाएंगे और उसके अनुसार बुनियादी ढांचे और योजनाओं का निर्माण करना होगा, ये ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र जब विकसित होंगे तो एक संतुलित विकास होगा। गाँव से शहरों की ओर पलायन करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि शहरों में ज़्यादा संभावनाएं हैं, गांव में कम है। गांव के क्षेत्रों का विकास होगा तो ये संभावनाएं वहाँ भी खुलेंगी, वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग शहरों की ओर आएंगे, अदरवाइज़ वहाँ भी वो खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये एक उत्तर मैंने लिख दिया एक नज़रिए से। अब इसी प्रश्न को अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता था, मैंने लिखा है, आप देखिए। क्वेश्चन सेम है, भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया उनकी विवेचना कीजिए। अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंज है, क्या है, एक फैक्ट सेम है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का शहरों में आना, शहरी जनसंख्या में वृद्धि तथा शहरी क्षेत्र के विस्तार को सामान्यतः शहरीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ये क्या किया आपने, बेसिकली शहरीकरण को समझा दिया। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसा पूछा जाता है, आप उस टॉपिक को समझते भी हैं कि नहीं, तो आप उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन में समझा दें, एक तरह से उसकी परिभाषा लिख दें या उसके बारे में कुछ लिख दें जिससे समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि हाँ आप जानते हैं कि शहरीकरण की प्रक्रिया है क्या। इस प्रक्रिया को समझेंगे तभी तो उसकी समस्या को समझ पाएंगे। तो ये लाइन हमने लिख दी, सामान्यतः इसे शहरीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ठीक।
और भारत में इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। और एक अनुमान के अनुसार, जो कि ये तथ्य है, 2050 तक वर्तमान के मुकाबले भारत की शहरी आबादी में 416 मिलियन की वृद्धि होगी। ये आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब आते हैं मेन बॉडी पे। लेकिन भारत में, अब देखिए फिर से हमने पैराग्राफ चेंज किया, तो इस तरह से चेंज किया जैसे इसी की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भारत में तीव्र शहरीकरण ने अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दिया है। अब आप यहाँ पे चाहें तो डायग्राम बना के अच्छे से समझा सकते हैं कि ये सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँ ताकि पूरा दिखे, ठीक है। अब देखिए, आपने डायग्राम बनाया है, क्या बनाया है, यहाँ से शुरुआत हुई। जब तीव्र शहरीकरण हो रहा है तो जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, और जनसंख्या के दबाव से परिवहन, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति की सेवाओं में कमी हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो गया, सॉरी। हाँ जी, तो ये कमी हो रही है। इसके बाद इसी तीव्र शहरीकरण से हमने जीवन शैली की बात की थी, तो जीवन शैली आप देख लीजिए यहाँ पे। एक मिनट, क्या हो रहा है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए अभी ठीक हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम डायग्राम समझ रहे थे, यहाँ आपने समझा दिया कि जनसंख्या का दबाव है, इन सेवाओं में कमी आ रही है इसकी वजह से, और भी चीज़ें हो सकती हैं। जीवन शैली में आप दिखा रहे हैं कि व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सामाजिक संबंध कमज़ोर हो रहा है, इसका आपने बता दिया। प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से अनेक बीमारियाँ आ रही हैं। और अपर्याप्त आवास है, जब शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है तो आवास की कमी भी है। और गरीब जो प्रवासी हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है कि मलिन बस्तियां बन रही हैं, झुग्गी झोपड़ियां बन रही हैं, और इनका प्रबंधन ढंग से नहीं होता। यहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है, यहाँ पे गरीबी है, कुपोषण है। आप ज़रा किसी भी झुग्गी झोपड़ी में जाकर देखिए, वहाँ के बच्चों में और बाकी जो सामान्य सोसाइटी है वहाँ के बच्चों में साफ साफ अंतर दिखेगा कि उनमें कुपोषण और बाकी चीज़ों का स्तर कैसा है। और एक और चीज़ है जो ऊपर वाले प्रश्न में नहीं लिखा गया था, आप इसे लिख सकते हैं, अपराधों में भी वृद्धि होती है। इसके बारे में एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ कैसे ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कि कैसे झुग्गी झोपड़ियाँ, मलिन बस्ती। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जहाँ गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ किसी न किसी रूप में क्राइम बढ़ेगा। जहाँ अशिक्षा होगी वहाँ किसी न किसी रूप में क्राइम बढ़ सकता है। तो ये तो सिंपल सा कनेक्शन आप समझ जाएंगे। ये आपने डायग्राम बना दिया, अच्छे से अपनी बात को समझा दिया, बहुत कम शब्दों में समझा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं। और फिर दोबारा से आपने यहाँ डायग्राम बनाया। सरकार के प्रयास क्या हैं, कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहरी गरीबों के लिए एक जो है गरीब कल्याण योजना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये आपने बता दिया। इसके बाद परंतु अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन पे आ जाएंगे, इतना ही पर्याप्त नहीं है। सतत शहरी विकास के लिए कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा, जैसे सुदृढ़ शहरी नियोजन करने की ज़रूरत है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की ज़रूरत है, प्रवास का उचित प्रबंधन करना होगा, और इसके साथ साथ जैसा कि ऊपर हमने लिखा था, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक ही प्रश्न के दो उत्तर अलग अलग नज़रिए से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लगभग कुछ चीज़ें सेम हैं लेकिन प्रेजेंटेशन बदल गई। अब आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों में जब हम दोनों का उत्तर पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह का इंप्रेशन हमारे दिमाग पे पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये मैंने समझा दिया। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने जो आंसर लिखा है उससे अपनी तुलना कर सकते हैं, और बाकायदा आपने एक टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जो आज आप लिखेंगे। आज मैं भी इस पे उत्तर लिखूँगा, या हो सकता है कल लिखूँ, और कल शाम को 6 बजे इसका जो प्रश्न आज मैं देने जा रहा हूँ उसका उत्तर मैं लिख के दिखाऊँगा। आपने जो लिखा होगा उसके साथ आप तुलना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ। आज का प्रश्न है सेकंड पेपर से, और ये यूपीएससी ने 2015 में पूछा भी था। यूपीएससी के क्वेश्चंस मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, कल मैंने बताया था इसका कारण। देखिए, सार्वत्रिक स्वास्थ्य संरक्षण, इसको सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण भी आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इस पे मैंने नोट भी दी है आपको, अगर आपको पता है तो। ठीक है, पढ़िएगा, सोसाइटी वाला जो है ना सेक्शन, उसमें मैंने ये टॉपिक कवर किया। इसकी वीडियो भी मैंने शायद बनाई थी, आप जाके देखिए, सेकेंड पेपर की जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ मिल जाएगी। तो जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, जो संरक्षण है, ये प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएं हैं। मतलब जो सरकारी अस्पताल है, सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, उसकी एक लिमिटेशन है। आप ये समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्र सहयोग दे सकता है? इसका कोई
सहयोग हो सकता है, क्या ये सहायक हो सकता है, ये पूछा गया है। समझ रहे हैं। सरकार जो सेवा दे रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सबसे पहले तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्या। अगर आप इंट्रोडक्शन में ये बात नहीं समझाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा बस हवाबाजी चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ परिभाषा लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो यहाँ आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। अब उसके आगे बताना है कि क्या निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो इसमें सहायता दे सकती हैं। आप अन्य कौन से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे। ये तो ठीक है, आप देखिएगा ये सहायता दे सकती हैं कि नहीं, बता के आपके पास कोई और प्रैक्टिकल तरीका है, कोई उपाय है बताने का, ठीक है। मतलब कुछ दिख रहा है कि इससे भी और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेहतर हो सकती है तो बता दीजिए। इंग्लिश में यही चीज़ यहाँ लिखी है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज़ limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest? ठीक है, आप इसको आप चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, मैं तो हिंदी में लिखूँगा और कल मैं आपको इसका उत्तर लिख के दिखाऊंगा। आप भी निश्चित रूप से इस पे काम करिए, लिखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर बेहतरी आ रही है, आपकी सोचने समझने की क्षमता पहले से बेहतर हो रही है, ठीक है जी। क्षमता को क्षमता बोला मैंने ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, रहने देते हैं, 20-21 मिनट हो गए। तो फिलहाल बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।